उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के, लीजिए सुनिए फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। मनोज जी, जैसी प्रेरक फिल्में हैं आपकी, वैसा ही प्रेरक संगीत भी है आपकी फिल्मों का। मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने दीपक राग गा के दीपक जलाए हैं, मल्हार गा के पानी बरसाए हैं, और ये प्रूफ है, किताब है, उस पे ब्रिटिश सरकार ने उनको पेंशन लगाई थी जो उन्होंने गौशाला के नाम कर दी थी। पोइट्री और संगीत हमारे परिवार में है। पर एक चीज बताइए मुझे कि वो प्रेम दमन साहब जो गाने लिखते रहे हैं, उनसे दोस्ती बस क्रांतिकारियों के चक्कर में दोस्ती होती थी। मैं जिस प्रोडक्शन में आया भाकड़ी साहब और कुलदीप सहगल साहब की, तो उस फिल्म में, ये उनकी फिल्मों में डांस डायरेक्टर भी थे, अच्छा, कोरियोग्राफर भी थे। जी। मुलाकात हो गई तो इनके पिताजी शायद सुपरिटेंडेंट थे अम्बाला जेल में, तो वो किस्से सुनते सुनते फिर और क्रांतिकारियों के चक्कर में चले गए, तो हमारी केमिस्ट्री बहुत हो गई और उनको फोक बहुत आता था। बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पहले धर्म ये कहता था कि नास्तिक वो है जिसको भगवान पे विश्वास नहीं, लेकिन आज का धर्म ये कहता है नास्तिक वो है जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं। मुझे अपने आप पे विश्वास था कि हम काम लेंगे और अच्छा काम हो। फिल्म शहीद के प्रीमियर के दौरान आपकी मुलाकात हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी से, और उनके ही नारे से प्रभावित होकर के, इंस्पायर होकर के आपने निर्माण किया फिल्म उपकार का। क्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आपको किसी भेंट की याद है? नेहरू जी ड्रीम मर्चेंट थे, ख्वाब देखे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए। वो रेफ्यूजी कैंप में आए थे और मेरे पिताजी रेफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट थे, तो रिफ्यूजीज जो साथी थे हमारे, उन्होंने पिताजी से कहा कि चावल मांगेगा, ये मांगेगा, कंबल मांगेगा, ये मांगेगा। तो ऑफिस तो था नहीं कोई, तो जिसमें हॉस्पिटल था, तो डॉक्टर के कमरे में पिताजी और कैंप कमांडर मिस्टर जैन होते थे। पंडित जी गए, आधा घंटा रहे, बाहर आए, हाथ में लाया, चले गए। तो मेरे पिताजी से रेफ्यूजी पूछने लगे, वो दूसरी लाइनों से आए थे, हमारी जो लाइन थी वो हम अपना खाना खुद खाते थे, वो जो सरकारी खाना खाते थे उनकी बात थी कि गोस्वामी जी क्या हुआ। चलेंगे, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने सब मांगे मान लिए हैं, तो सब नारे लग गए, गोस्वामी जी जिंदाबाद, गोस्वामी हरबंस लाल जिंदाबाद। उस वक्त सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं थी। दूसरे दिन अखबार में वो मेरे पिताजी की पीठ और थोड़ी प्रोफाइल और पंडित जी का फोटो था, और नीचे लिखा हुआ था कि मैं गया था रिफ्यूजी कैंप में ये पूछने के लिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं। उनका प्रेसिडेंट साहब से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे उस नौजवान का नाम नहीं याद। उसने मुझे ये कहा, बोलिए आपको कितने जवान चाहिए, मैं देता हूँ। कहता जब ऐसे लोग हैं तो ये देश कभी पिछड़ नहीं सकता। वहां से फिर स्कूल में था, वहां पंडित जी का आना जाना, मैंने फिर याद दिलाया कि मैं उनका बेटा हूँ। फिर मेरी सास कांग्रेस की बड़ी पुरानी वर्कर थी और पंडित नेहरू पहली राखी उन्हीं से बनवाते थे, तो फिर और थोड़ा निकट हो गए, इंदिरा जी से भी, राजीव जी से भी। लेकिन मैंने कभी किसी जरूरत के लिए पाँव नहीं रखा, कभी टिकट नहीं मांगी, कभी लाइसेंस नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं किया। ईश्वर का बड़ा बड़ा आभारी हूँ कि मुझे कभी वो
नीचता की तरफ नहीं ले गया। मनोज जी, जो आपने बात कही, ये चीज आपने अपनी फिल्मों में भी लगातार मेंटेन की, संस्कारों की जो आप बात करते आए हैं लगातार, और कहीं ना कोई ऐसा विषय जो हमारी जनरेशन को इंस्पायर करे। आप चाहे उपकार की बात करते हैं, हम चाहे शहीद की बात करते हैं, चाहे हम पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं, चाहे हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, उसमें एक सरोकार है। हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए एक चिंता है, एक दर्द है। लेकिन आपने जब दूसरों की फिल्मों में काम किया तो ऐसा नहीं था। उसमें एक कहानी है, एक रोमांस की कहानी है, उसका एक अपना उसका ट्विस्ट है, उसका एक क्लाइमैक्स है। लेकिन जब हम आपके सिनेमा पर आते हैं तो आपके हर सिनेमा में जैसे एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। बात यह कि साहब, पेन, कलम, बॉल पेन, पेंसिल तो एक मिडल मैन है। मैंने फिल्में अपने दिल से लिखी हैं, मैंने पेन से नहीं लिखी। और मृणाल सेन हमारे देश के बहुत अच्छे और प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं बंगाल में। वो शांताराम जी से कहने लगे कि यह आदमी कैमरे से अपनी फिल्में लिखता है। बात यह है कि लाहौर के बहुत अच्छे दिन, ननिहाल, एबटाबाद, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, बड़े अच्छे दिन, बड़े अच्छे घराने, बड़े अच्छे संस्कारी लोग। दौलत उनके पास कितनी थी मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया था कि मेरे ननिहाल की और मेरे दादा की और इनकी इज्जत कितनी है। मेरे सबकॉन्शियस में ये बात आ गई थी कि मैं पावन लोगों के घर में पैदा हुआ हूँ। तो वो दिन देखे, रेफ्यूजी कैंप के दिन देखे। और मैंने एक दौर बुरा भी था तो दिल्ली में 2 महीने नई सड़क पर स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो भी बेची एक ही दुकान पे। और 2 महीने में 27,000 रुपया 1955 में कमीशन कमाई थी। तो मैं आज भी आम आदमी हूँ। मैंने पिछले दिनों जब 26 जनवरी के लिए आए थे या किसके लिए आए थे, तो मैंने ये कहा था कि चलो ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगली 26 जनवरी आने तक रोटी के साथ साथ आम आदमी आम भी खा सके। हम अच्छे मकान, बंगले, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी शोहरत, बड़ी जायदाद, बच्चों को सब हर तरह का आराम, इसकी गंगा की गंगोत्री का है। वो तो जनता जनार्दन है। पत्थर तोड़ने वाले, रिक्शा चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, क्लर्क, मजदूरी करने वाले, एक वक्त की रोटी ना खा के सिनेमा देखने वाले, हम उन लोगों को कुछ तो दें। हमारा कुछ तो फर्ज है कि उनको कुछ दें। और अगर मेरे में कुछ आशा है, मैं कहता हूं कि मेरा हर देशवासी यही कहे जो मैं कहता हूं कि देश मेरा एक राम है तो मैं उसका हनुमान हूं, चीर के देख लो सीना मेरा पूरा हिंदुस्तान हूं। और वो दिन आएगा, मैं आशावादी हूं। मैं तो खिज़ां के मौसम में भी समझता हूं कि ये दूसरी बहार है जहां पत्ता पत्ता। शायर रहे हैं, अपनी फिल्मों के गीतों में आपका कितना योगदान है? सिटी में बैठे हुए कितने? मेरी फिल्मों में गीत होते ही नहीं साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हाँ, जब कहानी लिख रहे होते हैं तो आपको माइलस्टोन पता होते हैं और फिर लिखते लिखते एक सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि ये सीन म्यूजिकली कहा जा सकता है, तो उसके लिरिक्स लिखे जाते हैं सीन के और उसको उसी टोन में म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाया जाता है, क्योंकि हर सीन के टोन में भी एक राग छुपा होता है। उससे म्यूजिक डायरेक्टर को बड़ी सहूलत होती है। तो वो जो गाने हैं वो फिल्म का हिस्सा है, सीन है, वो कहीं फिल्म को रोकते नहीं है। किसी गाने के बारे में कोई ऐसा घटना हो तो जरूर बताइए हमें, किसी फिल्म में ऐसा हुआ हो तो। सभी गीतों में हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूं। बहुत योगदान रहा है मेरा। गीतों के आइडियाज मैंने दिए हैं, गीतों के मुखड़े मैंने दिए हैं, सभी के नहीं, बीच में लाइनें दी हैं, अंतरे अंतरे लिखे हैं। ये नहीं, यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत जी खुद मुखड़ा बना लेते थे अपना, मैं ना भूलूंगा, ये उनका लक्ष्मीकांत जी का है। उसमें तेरा है ये मेरा है, ये तेरा मेरा नहीं,
सबको मालूम है गुमनाम मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की। पहचान मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। बेईमान मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। सन्यासी मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। 10 नंबरी मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। पत्थर के सनम मैंने लिखी है, मैंने। और एक आदमी का सपना है ये फिल्म, दूसरे आदमी अपना योगदान देते हैं कि इसका स्वप्न जो है पूरा हो जाए। मैं वही चाहूंगा जो मुझे चाहिए। हाँ, मेरा सिनेमा, मनोज कुमार का सिनेमा अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन उस पर कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता। मैं दावे से कहता हूँ कि ये कहानी इस फिल्म से चुराई गई है, इस किताब से चुराई गई है, ये गीत इस गीत से चुराए। लाल जी कल्याण जी भाई के असिस्टेंट थे और मेरे मित्र थे। जब वो म्यूजिशियन भी थे तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि उनको कहीं काम मिल जाए। बहुत 2-4 डायरेक्टर्स के पास ले भी गया था। और इस बात का कोई ये नहीं कि मेरी कल्याण जी भाई से या रणजी भाई से नहीं दोस्ती, वैसे ही वो बड़े खुश थे। हमारा एक पारिवारिक संबंध है। हाँ, फिर थोड़ा आदमी आलसी भी हो जाता है क्योंकि कल्याण जी के लिए वो मुंबई पैदल रोज जाना पड़ता था। लक्ष्मीकांत जी के साथ घर पैदल चला जाता हूँ। इंसान से इंसान की पहचान आपने कराई फिल्म पहचान में, लेकिन भारतीय संस्कृति की पहचान पूरी दुनिया से आपने करवाई फिल्म पूरब और पश्चिम से। इस फिल्म के निर्माण की बात आपके जहन में कैसे आई? देखिए, उपकार थी कि शहरों से गांव लौट जाओ, खेतों से मत रूठो, क्योंकि अब तो मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ जाने की सजा पाता हूँ। लोग दिल्ली में, कलकत्ता, चेन्नई इधर जाके भटकते हैं, भूखे रहते हैं। उनको शहर का शौक है। खेत छोड़ के आए थे, उसमें ये था कि भाई जाओ, रोटी वहीं से मिलती है। फिर ब्रेन ड्रेन मुझे सुझाई दी। एक छोटा सा किस्सा मेरी ससुराल में हुआ था, तो पत्नी ने बताया। मैं दिल्ली में था तो मुझे लाहौर बहुत याद आता था, मुंबई आया तो दिल्ली बहुत याद आती थी। तो एक दिन मैं किसी एयरपोर्ट पे किसी को लेने गया तो देखा कि कुछ सज्जन उतरे, उन्होंने जमीन को प्रणाम भी किया। वह सोचता था कि जो लोग वहां रहते होंगे वो क्या सोचते होंगे, उनको कभी याद आती होगी कि नहीं आती होगी कि वो लोग वहां क्यों बस जाते हैं। पढ़ाई के लिए जाते हैं, आए, अगर कुछ ज्ञान प्राप्त किया तो अपने देश में उसका प्रयोग करें, क्योंकि इस देश का, इस माटी का, इस धरती का हक है उन पे। बस ये कहानी थी। और बाकी जो कुछ था उसमें धार्मिक बातें के लिए, संस्कार, मर्यादा की, तो वो मेरे घरेलू माहौल में जिसमें मैं पला हूँ, चाहे वो ननिहाल था, चाहे वो अपना घर था, उसके लिए मुझे कहीं किसी पंडित की या किसी विद्वान की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो मेरे पुरखे करते थे, मेरी नानी करती थी, दादी करती थी। हाँ, ब्रेन ड्रेन उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आई थी। उसमें एक खास बात है, मैं जब लंदन पहुंचा तो दूसरे दिन मैंने सड़क पे देखा कि कुछ लोगों ने सर के बाल कटवाए हुए और चोटी रखी हुई, और वो गोरे, वो मृदंग हाथ में लिए हुए, हरे रामा हरे कृष्णा। मैंने कहा ये कौन है? मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। वो लंदन में हाइड पार्क में बैठे, मैं भी बैठ गया। फिर मैंने पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस गुरुजी ने, प्रभु जी ने शुरू की है। फिर मैंने 2 दिन शूटिंग नहीं की, स्क्रिप्ट को रीराइट करके उसको इनकॉर्पोरेट किया। और ये सुन के आप हैरान होंगे कि हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे रामा हरे कृष्णा नहीं आया था। मेरी फिल्म पहले लेके आई थी, और मुझे जब यहाँ पे आए वो लोग तो मेरे को बहुत मान दिया और आज भी बहुत इज्जत करते हैं।
उस फिल्म ने बहुत असर किया लोगों पे, बहुत गुणी लोग विदेश से भारत वापस लौट आए। डॉक्टर पांड्या दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन है जी। वो अमेरिका से आए, पहले मेरे घर आए और उन्होंने मेरे पहुंची में बड़ा ताज्जुब में उन्होंने कहा था मैं पूर्व पश्चिम देख के सोया नहीं। मैंने अपनी बीवी को बोला सामान बांधो, कम खा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम अपने देश जाएंगे। ये एक फिल्म की और एक संदेश की ताकत है जिसने एक इंसान को इतना विचलित कर दिया, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो वापस अपने देश की पुकार सुन करके उस प्रेम में बह करके वापस चला आता है। कपड़ा और मकान, मेरे स्टाफ में से किसी ने शर्मिला टैगोर जी को जो रोल मौसमी चटर्जी ने किया था उसके बारे में बता दिया जी। मैं चाहता था उनको उस रोल के लिए जो रोल जीनत अमान जी ने किया। मैं उनके घर गया, मैंने कहा मैडम सुन लो कहानी। कहने की मुझे नहीं सुननी, मुझे वही रोल करना। मैंने कहा भाई सुन तो लो। नहीं तू मैं चलती रही इतनी देर में। टाइगर पटौड़ी साहब आए, कहने लगे क्यों मनोज क्या है, जोर जोर से हो रहा है। मैंने कहा टाइगर यार बाल को अपने मेरिट पे खेलते हो ना। हाँ, कैसा? हाँ। मैंने कहा ये नहीं खेलने दे रही। मैंने चाय पी ली, अच्छा मैं चलता हूँ। जो अंग्रेजों ने कानून 1894 में बनाया था उसका सहारा लेके मेरे से वो मेरा खेत छीन लिया। हाय क्या पीड़ा की बात दे बैठे। मुझे दोबारा इस सरकार ने रिफ्यूजी बना दिया। बहरहाल फिर खेत पे था मैं, तो दिल्ली के दोस्त पुराने बचपन के कॉलेज के अपना घूमते थे खेत पे। ट्यूबवेल पे नहाया, बाजरे की रोटी खाई, लहसुन की चटनी के साथ दही छाछ पी और ट्यूबवेल पे नहा के ले जाना चारपाई पे। बस ऊपर वाले की कुछ हुई कि ये दोस्त कहते थे यार कितनी शांति, यहाँ कोई शोर नहीं, कोई शोर नहीं। वो शोर दिमाग ऐसा वर्ड में पड़ा दिमाग में कि बस एक कहानी सी बन गई। मैंने वहाँ जो हमारा कर्मचारी था उससे कहा भी जरा पैड लाना, तो 6-8 पेज मैंने वहाँ शोर की कहानी लिखी। तो मुझे वापस मुंबई आना था, मुझे होटल में विठल भाई पटेल मिले जी। जो गीतकार हैं, जिनका गीत झूठ बोले कौआ काटे सागर से थे। मैंने उनको, हाँ सागर से, वो मेरे पहले फैन है। मेरा पहला ऑटोग्राफ उन्होंने लिया हुआ। अच्छा। तो मैंने सुनाई उनको, तो कहने लगे पंडित जी ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी है। मैं कहा विठल भाई एक दिन इसकी पिक्चर देखना। ये फिल्म एक टेम्परेरी रूप से कागज पर उतर चुकी थी। फिर आगे 3 दिन में यहाँ स्क्रिप्ट कर लिया जी। पर ये शोर थी, शोर तो बाद में आई, रोटी कपड़ा मकान पहले आई। नहीं थी, शोर पहले। शोर पहले आई, हाँ शोर पहले आई। उसमें जया बहादुर जी की फिल्म देखी थी मैंने, गुड्डी। मैंने कोई रोल के लिए ठीक लगी तो उनको बुलाया हुआ है बड़ी इज्जत के साथ। मैंने कहा मैडम आप कहानी सुनती हैं या रोल? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स स्टोरी। मैंने कहा मेरी स्टोरी एक बाप और बेटे की है। बेटा बोलता नहीं, बाप सुनना चाहता। जिस दिन बेटा बोलता है बाप सुन नहीं सकता। ये मेरी कहानी है। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आने से पहले मैंने कहा कुछ रोल के बारे में बताऊं। 4-5 सीन सुनाए, बन गया। फिर मैं सलवान स्कूल में पढ़ता था दिल्ली, तो हमारे एक सीनियर स्टूडेंट थे, उन्होंने एक फंक्शन पे गाना गाया था, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। तब भी मांग रहा था, आज भी मांग रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छा टाइटल है, कहानी लिखो। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हुआ था, कहानी लिखने में कोई मुश्किल नहीं हुई। रोटी कपड़ा मकान पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं इधर शोर के 2 गानों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। 2 गाने आपके इतने इंस्पायरिंग है। एक तो जीवन चलने का नाम और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कैसे सारे के सारे उस फिल्म का ये तो 2 गाने हैं। और सभी गाने इतना प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की
दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे सुधाकर मटकर और गणेश शिंदे। ध्वनि संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।